हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा ये दूसरा वीडियो है। ये है यूनिट फर्स्ट पेपर की यूनिट सेकंड के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो पिछले 7 सालों में आए हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, एंटीमीबा एंटामीबा की रोग जनकता लिखिए। एंटामीबा एंटामीबा जो है इससे होने वाला रोग क्या कहलाता है? अमीबायोसिस रोग। और इसकी रोगजनक अवस्था कौन सी होती है? ट्रोफोजॉइट। ट्रोफोजॉइट इसकी रोगजनक अवस्था होती है। और इसका जो नाम है एंटामीबा, शब्द में एंटा शब्द आ रहा है जो एंटेरो मतलब एलिमेंट्री कैनाल का अंतः परजीवी है, आहार नाल का अंतः परजीवी है। तो यह आंतरिक भित्ति में अल्सर उत्पन्न करता है। अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में नॉर्मल अंदर रहता है तो इससे अल्सर उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन उसकी म्यूकस वाली परत जो है अगर उसमें एंटर कर जाता है तो ये उसमें जो है घाव उत्पन्न कर देता है, अल्सर उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण क्या होगा? मल के साथ रक्त व श्लेष्मा का त्याग होने लगता है, क्योंकि वहाँ के जो सेल्स हैं वो टूटेंगे, श्लेष्मा डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो सेल टूटेंगे और मल के साथ में रक्त और श्लेष्मा का त्याग होने लगता है। कभी रक्त संचरण के साथ में ये फेफड़ों और मस्तिष्क या अन्य भागों में भी पहुंच जाते हैं। तो ये हो गया एंटामीबा की रोग जनकता, यानी इससे होने वाला रोग क्या कहलाएगा? अमीबायोसिस रोग। एंटामीबा की कौन सी अवस्था रोगजनक है? ट्रोफोजॉइट जो रोग है अवस्था, वो रोगजनक अवस्था है। एंटामीबा नाम ही इसलिए है कि ये एलिमेंट्री कैनाल का अंतः परजीवी है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर की म्यूकस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कारण से उसकी जो अंदर की जो लेयर है, उसके जो सेल हैं वो डैमेज होते हैं। इसके कारण से मल के साथ में रक्त व श्लेष्मा का त्याग होता है। कभी कभी ब्लड सर्कुलेशन के साथ में ये फेफड़े, मस्तिष्क या अन्य अंगों में पहुंच जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में, तीनों में यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संयुग्मन की जो प्रक्रिया है, कॉन्जुगेशन जो है, इसे हमने पैरामीशियम में पढ़ा। पैरामीशियम में जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन के रूप में इसको एक माना जाता है कि कॉन्जुगेशन के द्वारा पैरामीशियम लैंगिक जनन करते हैं। क्योंकि हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी के हिसाब से इसका आंसर करेंगे। कॉन्जुगेशन, संयुग्मन एक ही जाति के किंतु दो विभिन्न समागम करने वाले यानी मैटिंग करने वाले जंतु अस्थायी संयुग्मन करते हैं, यानी टेम्परेरी रूप से एक दूसरे के पास आते हैं और उनमें केंद्रक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। और पैरामीशियम का स्पेशली हम लें तो पैरामीशियम में दो केंद्रक होते हैं। ये पैरामीशियम है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और एक माइक्रो। तो इसके अंदर जो माइक्रो न्यूक्लियस है ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहलाता है। तो माइक्रो न्यूक्लियस का आदान प्रदान होता है और संयुग्मन के समय दोनों जंतु अलग अलग दृष्टिगत होते हैं, यानी क्लियर दिखता है कि ये एक पैरामीशियम है और ये दूसरा पैरामीशियम है। इनके बीच में एक ब्रिज बनता है, टेम्परेरी ब्रिज, और इस ब्रिज के थ्रू एक पैरामीशियम का माइक्रो न्यूक्लियस दूसरे पैरामीशियम में एंटर करता है। तो केंद्रक का पदार्थ आदान प्रदान होता है। दोनों संयुग्मन के समय दोनों जंतु अलग अलग दृष्टिगत होते हैं। केंद्रक पदार्थ के आदान प्रदान के पश्चात दोनों जो हैं वो अलग हो जाते हैं। ये जो जंतु हैं जिनमें आपस में कॉन्जुगेशन होगा ये कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेंट्स कहलाते हैं। यदि एक समान होते हैं तो इनको आइसोगेमस भी हो सकते हैं, जैसे कि पैरामीशियम का उदाहरण है जो कि बहुत ही सामान्य उदाहरण है। और असमान भी हो सकते हैं, जैसे कि वॉर्टिसिला है और वॉर्टिसिला है संयुग्मन केवल यूसिलिएटा में होता है। यूसिलिएटा मतलब जहाँ शब्द बताया था, यू का मतलब क्या होता है? वास्तविक, यानी ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें सिलिया पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। तथा सक्टोरिया में जो है ये कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया देखी जाती है। आइसोगेमस प्रकार का तो किसमें उदाहरण आ गया? पैरामीशियम में। असमान प्रकार में किसमें उदाहरण आता है? जैसे कि वॉर्टिसेला में है।
तो इसे हम कहेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन संयुग्मन, युग मतलब पेयर, यानी दो जो पैरामीशियम का ही हम उदाहरण लेकर के चलें, वो पास आते हैं, उनके बीच में एक ब्रिज बनता है और उस ब्रिज के थ्रू माइक्रो न्यूक्लियस जो है उसका आदान प्रदान होता है। दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं जंतु, दृष्टिगत होते हैं अलग अलग, केंद्रक पदार्थ का आदान प्रदान होने के बाद में दोनों अलग हो जाते हैं और इसको क्या कहेंगे, इन जंतुओं को कॉन्जुगेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं वर्गीकरण। ट्राइपेनोसोमा का वर्गीकरण कीजिए। देखो जहां पर भी ट्राइपेनोसोमा आता है, ट्राइपेनोसोमा, जहां पर भी ट्राइपेनोसोमा आता है वहां हमें इस शब्द के हिसाब से सोमा को हम याद रखें सोना, यानी अनिद्रा रोग है इससे, सॉरी अनिद्रा रोग नहीं है, अफ्रीकी निद्रा रोग है। निद्रा रोग मतलब नींद पर नियंत्रण नहीं होता। ठीक है, तो सोमा से हमें सोना याद रहेगा कि नींद पर नियंत्रण नहीं होता है। कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, नींद पर नियंत्रण नहीं होता है। और इसका वाहक कौन सा है, सेट्सी फ्लाई। सेट्सी फ्लाई को हम लिखते हैं TSE, सेट्सी फ्लाई इसका वाहक है। सबसे पहले सेट्सी फ्लाई जो है अफ्रीका के जंगलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, तो ये रोग सबसे पहले वहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ, इसलिए हम इसको कहते हैं अफ्रीकी निद्रा रोग। क्या कहते हैं, अफ्रीकी निद्रा रोग। तो ट्राइपेनोसोमा, ट्राई कितनी भी कोशिश कर लो नींद आएगी ही, रोक नहीं पाएंगे, बिकॉज ऑफ ट्राइपेनोसोमा, और जिसका वाहक क्या है, सेट्सी फ्लाई, अफ्रीकी निद्रा रोग कॉमन नेम है इससे होने वाला रोग। हम लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा, सार्कोमेस्टिगोफोरा यानी जिसमें गमन के लिए सार्कोस्यूडोपोडिया या मेस्टिगोफोरा यानी फ्लैजिला पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, फ्लैजिला, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा। मेस्टिगोफोरा में दो क्लासेस होती हैं, ज़ूमेस्टिगोफोरा एंड फाइटोमेस्टिगोफोरा। जो जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो ज़ूमेस्टिगोफोरा कहलाती हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता इसलिए ये ज़ूमेस्टिगोफोरा कहलाते हैं। वो फाइटोमेस्टिगोफोरा, ये ज़ूमेस्टिगोफोरा। अब इसमें फ्लैजिला का जो मूवमेंट है उसको एनर्जी देने के लिए, उसको मूवमेंट देने के लिए यानी काइनेटिक शब्द आएगा। तो ऑर्डर क्या है, काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा, काइनेटिक मतलब क्या होता है, गति। ठीक है, तो ऑर्डर क्या है, काइनेटोप्लास्टिडा। और फैमिली है ट्राइपेनोसोमिडिया, जीनस ट्राइपेनोसोमा है ही, और स्पीशीज है गैम्बेनिस। गैम्बेनिस स्पीशीज भी हमें बहुत आराम से याद रहेगी। गेम होता है ना, गेम खेल, मतलब खेल को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि कितनी भी ज़रूरी चीज़ चल रही है, कुछ भी मीटिंग चल रही है या कुछ भी इम्पोर्टेंट काम भी अगर व्यक्ति कर रहा है तो उसको अनिद्रा, उसको अगर स्लीपिंग सिकनेस होगी, अनिद्रा गलत बोला जा रहा है, निद्रा रोग है। ठीक है, तो स्लीपिंग सिकनेस होगी तो उसको नींद आएगी। तो एक गेम समझ रखा है क्या, किसी भी जरूरी चीज़ को करते टाइम पर आप सो रहे हो, है ना, तो गेम शब्द से लाएगा गैम्बेनिस, ट्राइपेनोसोमा गैम्बेनिस। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिगोफोरा, क्लास ज़ूमेस्टिगोफोरा, मूवमेंट के हिसाब से ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, फैमिली ट्राइपेनोसोमिडी और जीनस ट्राइपेनोसोमा, स्पीशीज गैम्बेनिस। ठीक है, अब हम लेते हैं लिश्मानिया का वर्गीकरण कीजिए। लिश्मानिया से जो रोग होता है, पहले तो हम इसका वर्गीकरण ही देख लें। इसका वर्गीकरण भी कहाँ तक सेम होगा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा तक सेम है, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा तक। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा, फिर मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा में ज़ूमेस्टिगोफोरा और काइनेटोप्लास्टिडा, क्योंकि फ्लैजिला है, मूव करेगा, एनर्जी चाहिए, काइनेटोप्लास्टिडा। जीनस और ऑर्डर अलग हैं बस, तो जीनस तो लिश्मानिया है ही, स्पीशीज है डोनोवेनाई। स्पीशीज क्या है, डोनोवेनाई। और इससे होने वाला जो कॉमन रोग है वो कौन सा है, काला अजर रोग। ठीक है, अब हम लेते हैं काइनेटोडेस्मा क्या होता है।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था काइनेटिक शब्द क्या होता है, मूवमेंट। तो यहाँ काइनोडेस्मा क्या है, पक्षमापों के आधारी कायों का संबंध। जैसे ये मान लो है फ्लैजिला, ठीक है, या सीलिया, तो इसका ये जो बेस पार्ट है, ये जो बेस पार्ट है ये क्या है, बेसल बॉडी, आधारी काय। आधारी काय से संबंध और एक्टोप्लाज्म में स्थित, एक्टोप्लाज्म हम पैरामीशियम का डायग्राम बनाए तो ये एक्टोप्लाज्म होता है बाहर का, और अंदर का क्या होता है, एंडोप्लाज्म। तो एक्टोप्लाज्म जो है, तो एक्टोप्लाज्म में स्थित विशिष्ट पट्टीदार काइनेटोडेस्मल फाइबर होते हैं। एक्टोप्लाज्म में काइनेटोडेस्मल फाइबर यानी धागे जैसी संरचना होती हैं, जो ट्रांसवर्स भी होती हैं और जो है लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं। तो किसमें है ये, एक्टोप्लाज्म वाले भाग में। कौन से भाग में है, एक्टोप्लाज्म वाले भाग में। तो एक्टोप्लाज्म वाले भाग में स्थित होती है विशिष्ट पट्टीदार काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल्स का एक पूरा तंत्र है। प्रत्येक जो पक्षमाभ है के आधारी काय यानी बेसल ग्रेन्योल जो है वो काइनेटोसोम से केवल एक तंतुक या काइनेटोडेस्मल निकल करके आगे की तरफ बढ़ता है। ये इस तरह से, जैसे ये हो गया इसका लॉन्गिट्यूडनल, ये हो गया ट्रांसवर्स, और ये है बेसल बॉडी। ये क्या है, बेसल बॉडी। तो ये फाइबर है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर बेसल बॉडी। तो यहाँ से जो है ये फ्लैजिला ऐसे आगे की तरफ निकलेगा, इस तरह से फ्लैजिला या सीलिया ये आगे की तरफ निकलते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये आगे निकल कर बढ़ते जाते हैं ये टेपरिंग, पतले होते जाते हैं तथा पिछले आधारी काय के तंतुओं से संबंध हो जाते हैं और पीछे का जो बेसल ग्रेन्योल है उससे संबंधित हो जाते हैं। इस प्रकार एक दूसरे को ढकते हुए अनुदैर्ध्य तंतुओं की एक बंडल की रचना पाई जाती है। अनुदैर्ध्य तंतु जो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं उनका एक बंडल बनता है। इस बंडल को काइनेटोडेस्मा कहते हैं। तो ये बहुवचन में इसको काइनेटोडेस्मेटा कहते हैं। और क्योंकि प्रत्येक तंतुक में 5 आधारी काय हैं, 5 बेसल ग्रेन्योल से आगे नहीं पहुंचता, तो 5 से आगे नहीं, 5 हैं इसमें, अतः 5 या 5 से कम। अतः प्रत्येक काइनेटोडेस्मेटा के तंतुओं की संख्या स्थायी रूप से कितनी रहती है, 5 रहती है, ठीक है। प्रत्येक अनुदैर्ध्य पंक्ति में आधारी काय यानी बेसल ग्रेन्योल्स और काइनेटोडेस्मेटा मिल करके काइनेटी बनाते हैं। तो काइनेटी से इसको क्या मिलेगा, मूवमेंट मिलेगा। पैरामीशियम में एक काइनेटी का समुच्च केवल मुख के परिवर्धन के लिए उत्तरदायी होता है। यानी जो माउथ वाला पार्ट है उसमें स्पेशल जो इसका बक्कल अरेंजमेंट है तो वहाँ पर जो है ये पाया जाता है। तो ये हो गया काइनेटोडेस्मा। यानी ये किससे संबंधित है, ये सीलिया या फ्लैजिला के जो बेसल ग्रेन्योल्स हैं, वो बेसल ग्रेन्योल्स जो हैं वो इसके जो एक्टोप्लाज्म के अंदर जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स काइनेटोडेस्मल फाइबर्स हैं, इसका तंत्र है पूरा, उस पर व्यवस्थित है। और उस पूरे जो तंत्र है उसकी जो एक यूनिट है उसको काइनेटोडेस्मा कहते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं आगे इसमें एंटामीबा का वर्गीकरण। बहुत ही सिंपल है। एंटामीबा अमीबा है यानी लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया है यानी कि फाइलम तो प्रोटोजोआ हो गया और सब क्लास क्या हो गई, सार्कोमेस्टिकोफोरा। सब क्लास क्या है, सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा में सार्कोडिना क्यों है, क्योंकि इसमें स्यूडोपोडिया है। सार्कोडिना क्लास है राइजोपोडिया मतलब जाल होगा, और इसका ऑर्डर है लोबोसिया का मतलब इसमें जो स्यूडोपोडिया है वो ऐसे एक लोब के रूप में है, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया लोबोसिया। और अब हम लेते हैं इसमें ऑर्डर लोबोसिया, ये हो गया इसका। इसके आगे फैमिली अमीबाइडा, जीनस एंटामीबा और हिस्टोलिटिका। स्पीशीज क्या है, हिस्टोलिटिका, ठीक है। जीनस क्या है, एंटामीबा। फैमिली अमीबाइडी, जीनस और स्पीशीज क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका। तो ये हो गया एंटामीबा का क्लासिफिकेशन। अब हम लेते हैं ट्राइपेनोसोमा के परपोषी के नाम बताओ। ट्राइपेनोसोमा आप वापस ध्यान करें, कितनी भी कोशिश कर लो नींद आएगी।
किसको आएगी? इंसान को आएगी। यानी कि और इसका वाहक क्या बताया था? सेटसी फ्लाई। तो मेन होस्ट इसका क्या है? ह्यूमन बीइंग। और वाहक सेकेंडरी होस्ट, मेन होस्ट मतलब प्राइमरी होस्ट, और सेकेंडरी होस्ट क्या है इसका? सेटसी फ्लाई। ठीक है, तो ये दोनों इसमें आ जाएंगे। ट्राइपेनोसोमा अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूरा करता है, यानी डाइजेनिक है। प्राथमिक परपोषी है मनुष्य और द्वितीयक परपोषी है सेटसी फ्लाई। ठीक है, और कभी कभी जो है ये बारहसिंगा, सुअर, भैंस इत्यादि स्तनधारी प्राणियों में भी रिजर्वायर होस्ट का कार्य करता है। ये भी रिजर्वायर होस्ट का कार्य करते हैं। अब हम लेते हैं यूग्लिना का वर्गीकरण। यूग्लिना का वर्गीकरण भी जो हमने ट्राइपेनोसोमा पढ़ा, जो हमने लिश्मानिया पढ़ा, तो काफ़ी हद तक तो वहाँ तक ही जाएगा। क्या? फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मेस्टिकोफोरा। अब इसके आगे परिवर्तन आता है, क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये फाइटोमेस्टिकोफोरा है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, फाइटोमेस्टिकोफोरा। ऑर्डर है यूग्लिनॉइडी, फैमिली है यूग्लिनिडिडा, और जीनस है यूग्लिना, स्पीशीज है वायरिडिस। ठीक है, तो ये हो गया यूग्लिना का क्लासिफिकेशन। अब हम लेते हैं यूग्लिना में प्रचलन और चल अंगों को समझाइए। प्रचलन और चल अंग। यूग्लिना का प्रचलन अंग, यूग्लिना में 2 प्रकार से लोकोमोशन होता है। एक तो होता है फ्लैजिलर मूवमेंट और दूसरा होता है यूग्लिनॉइड मूवमेंट। फ्लैजिलर मूवमेंट एंड यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ठीक है, 2 प्रकार से इसमें लोकोमोशन होता है, फ्लैजिलर मूवमेंट एंड यूग्लिनॉइड मूवमेंट। ये क्वेश्चन एक बार आगे भी आएगा, पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं। कशाबी गति, फ्लैजिलर मूवमेंट। जब इसको तैरना होता है तो ये किसकी सहायता से तैरेगा? फ्लैजिला की सहायता से। हम यूग्लिना का डायग्राम अपने दिमाग में रखें, ये यूग्लिना है और ये फ्लैजिला है। ठीक है, तो ये फ्लैजिला के द्वारा ये स्वच्छंद गति करता है, यानी जब फ्री स्विमिंग है तब ये फ्लैजिला के करता है। तो फ्लैजिला जो है इसमें तरंगित गति होती है। तरंगित गति यानी तरंगे जो है आधार से लेकर के किनारे वाले भाग तक चलती हैं, और तरंगित आधार से लेकर के किनारे वाले भाग तक चलेंगी। इसके साथ साथ में जो है हर बार ये अपने अक्ष पर भी घूमता है। इस तरह से ये सीधा नहीं चलता। ये जैसे ये कोई एक्सेस है जहाँ पर इसको तैरना है, तो ये स्पाइरल मूवमेंट करेगा इस तरह से गति करते हुए चलता है। तो एक तो हो गई किसके द्वारा? फ्लैजिला के द्वारा मूवमेंट जब तैरना है। और जब ये किसी सतह पर रहता है तो उस टाइम पर इसमें युग्लिनाभ गति होती है, युग्लिनॉइड मूवमेंट। युग्लिनॉइड मूवमेंट किसकी सहायता से होगी? इसके बाहर पेलिकल का आवरण है, जैसे पैरामीशियम में सबसे बाहर पेलिकल का आवरण है, तो तंतुत्व की स्थित, तंतुत्व यानी पेलिकल, पेलिकल में मायोनीम के संकुचनशील मायोनीम यानी मायोफाइबल्स संरचनाएं पाई जाती हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं, संकुचनशील होती हैं। तो तंतुत्वक यानी ये जो पेलिकल है इसमें क्रमाकुंचन की क्षमता होती है, और इसकी सहायता से शरीर बार बार सिकुड़ने और फैलने से इसमें जो है क्रमी समान परिसर्पण गति होती है। जिस तरह से कोई वर्म जो है वो रेंगता है, उस तरह से ये रेंगता है। जो जब ये किसी स्थल पर होता है तो इसको क्या कहेंगे? युग्लिनाभ गति। ठीक है, और जब इसको तैरना होता है तब ये कशाब के द्वारा यानी फ्लैजिला के द्वारा गति करता है। तो ये हो गया युग्लिना में लोकोमोशन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो हम इसमें इतना ही लिखेंगे। अब हम लेते हैं युग्लिना में पाई जाने वाली संकुचनशील धानियाँ। संकुचनशील धानियाँ चाहे युग्लिना में पूछें चाहे पैरामीशियम में पूछें, तो फंक्शन इनका क्या है? ये अतिरिक्त मात्रा में जो जल एंटर करता है इस जीव में, तो अगर वो एंटर करता ही रहेगा तो युग्लिना हो चाहे पैरामीशियम हो, वो क्या हो जाएंगे? पानी अंदर एंटर करने से फट जाएंगे। एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण से अगर यदि नियमित रूप से पानी अंदर एंटर करता जाएगा तो ये फूलता जाएगा और एक स्थिति आ जाएगी कि ये फट सकता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर बनती हैं संकुचनशील धानियाँ। नाम से ही पता चल रहा है संकुचनशील, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो जैसे जैसे अतिरिक्त मात्रा का पानी अंदर एंटर करता है, साथ में जो भोजन का पाचन हो रहा है, उस पचित भोजन में भी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर जो प्रेजेंट है वो भी अंदर एंटर हो रहा है।
तो उस पानी को नियमित करने के लिए यानी परासरण दाब को नियमित करने के लिए इनमें संकुचनशील धानियाँ पाई जाती हैं। संकुचनशील धानियाँ अंतः परासरण द्वारा यानी एंडोऑस्मोसिस के द्वारा जब जल अंदर आता है तथा उपापचय से जो उत्पन्न हो रहा है उत्सर्जी पदार्थ, उसमें भी जो जल है वो इनके अंदर जो है एकत्र होता जाएगा, इन आशयों में एकत्र होता जाता है और ग्रसनी और कोशिका मुख के मार्ग से बाहर त्याग दिया जाता है। इसको आप वापस डायग्राम के सहायता से हम लेते हैं। ये युगलिना है। युगलिना में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनता है जो एंटीरियर, ये जो माउथ वाला पार्ट है यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ बनता है। बनने के बाद में जब ये पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें भर जाता है तो ये माउथ वाले पार्ट पर आता है, यहाँ आकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिससे यहाँ अतिरिक्त मात्रा का पानी जो है बाहर निकाल दिया जाता है, चाहे वो एंडोऑस्मोसिस के द्वारा हो रहा हो तो भी, और चाहे जो उपापचय क्रियाएं हैं उन उपापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो पानी इकट्ठा हुआ है एनिमल में, वो सारा किस में इकट्ठा हो जाता है, उनके कारण ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है, संकुचनशील धानियों का निर्माण होता है। अब हम लेते हैं ट्राइकोमोनास में प्रजनन प्रक्रिया बताइए। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास हमें याद रखना है। ट्राइकोमोनास मोनो शब्द से, सिंगल शब्द से, किससे याद रहेंगे, सिंगल शब्द से याद रखेंगे, यानी ये अपना जीवन एक ही जीव में पूरा करते हैं, मोनोजेनिक प्रकार के हैं, ठीक है। और इसमें जो है ट्राइकोमोनास, पहले हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं ताकि आपको जो है ये आसानी से याद रह सके। ट्राइकोमोनास का डायग्राम, ये लिशमैनियसिस को समझने के लिए उपयोगी ये ट्राइकोमोनास का डायग्राम है। ये ट्राइकोमोनास है, ये ट्राइकोमोनास का डायग्राम है। तो ट्राइकोमोनास में देखो आप क्या है, यहाँ पर लगभग ओवल शेप का है, एंटीरियर साइड से एंटीरियर फ्लैजिला निकल रहे हैं 4, सेंटर में एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, और ये जो ओवल शेप की जो बॉडी है इसको टाइट रखने के लिए यहाँ एक्सोस्टाइल है, एक्सोस्टाइल, AXO है, ये एक्सोस्टाइल है। पैराबेसल बॉडी है यहाँ पर, और इसके बाहर की साइड में यहाँ पर ये फ्लैजिला है, एक पीछे की तरफ जो जा रहा है, ठीक है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन और ये फ्लैजिला। तो ये इसका क्या है, डायग्राम है। क्या नाम बताया था इसमें, ट्राइकोमोनास, मोनो सिंगल, ट्राइकोमोनास मोनो सिंगल। अब हम पहले वो वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम इसको इससे रिलेट करेंगे जो इसने पूछा है, इससे हम इसको रिलेट करेंगे। इसमें यहाँ पर हम आ जाते हैं ट्राइकोमोनास में प्रजनन। ट्राइकोमोनास में सामान्य सरल अनुदैर्ध्य विखंडन होता है। सरल अनुदैर्ध्य विखंडन यानी लॉन्गिट्यूडिनल विभाजन जो जनन काल में होता है, परंतु प्रगुणनन यानी कि जो न्यूक्लियस का जो डिवीजन है वो तेज गति से होता है। कोशिका द्रव्य इतनी शीघ्र गति से विभाजित नहीं होता, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, जनन के समय बहुकेंद्रिकीय काय यानी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस ज़्यादा मात्रा में बन जाते हैं, ठीक है। और ट्राइकोमोनास यानी कुल मिलाकर इसने पूछा है प्रजनन किस प्रकार का होता है, तो प्रजनन इसमें क्या है, सिंपल लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है, अनुदैर्ध्य विभाजन, और इसमें जो न्यूक्लियस है उसका विभाजन तेज गति से होता है। कोशिका द्रव्य इतनी शीघ्रता से विभाजित नहीं कर पाता है, अतः जनन के समय बहुकेंद्र की अवस्था बन जाती है। ये ट्राइकोमोनास में सिस्ट अवस्था नहीं होती है, सिस्ट या पुट्टी की अवस्था नहीं होती है, और ट्रोफोजॉइट सीधे ही, इसकी जो संक्रामक अवस्था है वो ट्रोफोजॉइट है, तो ट्रोफोजॉइट सीधे ही एक परपोषी से दूसरे परपोषी में स्थानांतरित होता है, यानी इसमें किसी वाहक की आवश्यकता नहीं है, किसी वेक्टर की आवश्यकता नहीं है, सीधे ये एक संक्रामक व्यक्ति से दूसरे संक्रामक व्यक्ति में पहुंच सकता है बाइसेक्सुअल इंटरकोर्स के माध्यम से। संक्रमण लैंगिक क्रिया के माध्यम से होता है, ठीक है। अन्य जाति का भी संक्रमण व्यक्तिशः स्पर्श या संपर्क से होता है, यानी
इसके अलावा जो दूसरी जातियां हैं ट्राइकोमोनास की, उनके संक्रमण में भी किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है। सीधा स्पर्श के द्वारा, सीधा स्पर्श के द्वारा या संपर्क के द्वारा, या जो इसका एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस, वेजाइनलिस मतलब वेजाइना से संबंधित है। तो स्त्री जो है उसमें जो वेजाइना वाला पार्ट है वहाँ पर स्वेलिंग होना, खुजली चलना, लिक्विड सिक्रीट होना, इस तरह के सिम्टम इससे होंगे। और वेजाइनलिस जो है ये एक से दूसरे में कैसे जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा जो है मेल तक भी पहुंच सकता है, और वहाँ से ये जो है मतलब कुल मिलाकर सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा इसका संक्रमण होता है। इसको मध्यस्थ यानी वेक्टर की आवश्यकता नहीं है, यानी ये मोनोजेनिक प्रकार का है। अब हम आते हैं लिश्मानिया के परपोषियों के नाम बताओ। लिश्मानिया डाइजेनिक है और इसके परपोषी कौन से हैं, मेन प्राइमरी होस्ट तो है ह्यूमन बीइंग, और सेकेंडरी होस्ट है इसमें सैंड फ्लाई। सेकेंडरी होस्ट कौन सा है, सैंड फ्लाई। लिश्मानिया से होने वाला रोग कौन सा बताया था, काला अजहर रोग, काला अजहर रोग, ठीक है। तो लिश्मानिया डाइजेनिक है, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन बीइंग है, सेकेंडरी होस्ट है सैंड फ्लाई। इसके अलावा कभी कभी ये कुत्ते, भेड़, घोड़े आदि में भी जो है एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जा सकता है। जियार्डिया का कॉमन नेम, जियार्डिया का कॉमन नेम है आंत्र का ऋषि, आंत्र का ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन। ऋषि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लैजिला बहुत है, ठीक है। और आंत्र का ग्रैंड ओल्ड मैन क्यों कहते हैं, क्योंकि आंत्र का अंतः परजीवी जो सबसे पहले खोजा गया था वो था जियार्डिया। तो यह है आंत्र का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन, आंत्र का ऋषि या आंत्र का ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। अब हम लेते हैं ट्राइकोमोनास। ट्राइकोमोनास का भी डायग्राम आपको दिखाया ही था। तो वर्गीकरण कहाँ तक सेम जाएगा, प्रोटोजोआ, सार्कोमेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा, जूमेस्टिगोफोरा, ये तो कॉमन हो गए, ठीक है। अब आता है ट्राइकोमोनेडिडा, ट्राइकोमोनेडिडा और वंश है ट्राइकोमोनास और जाति वेजाइनलिस, आप याद कर लें। वेजाइनलिस यानी किसका कहाँ पर संक्रमण करेगा, वेजाइना वाले भाग को, ठीक है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। अब हम लेते हैं एंटामीबा का आवास और स्वभाव। ये एंटामीबा का जो सबसे फर्स्ट प्रश्न था एंटामीबा से ही संबंधित था। नाम बताया था मैंने एंटा अमीबा, यानी ये एंडोपैरासाइट है कहाँ के, इंटेस्टाइन के, आंत्रीय, एंटरो, ऑब्लिगेट, एंटरो परजीवी हैं। ऑब्लिगेट मतलब वहाँ पर ही एंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे, अविकल्पी यानी दूसरा विकल्प नहीं है इनके पास में, ये केवल आंत्र का अंतः परजीवी है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, एंटा अमीबा, एंटो प्लस अमीबा। तो एंडोपैरासाइट है, माइक्रोस्कोपिक है, ऑब्लिगेट, एंट्रो परजीवी है, मोनोजेनिक है यानी इसमें किसी वाहक की आवश्यकता नहीं है। यह होलोजोइक है, होलोजोइक मतलब इसका पोषण क्या होगा, पूरी कोई कोशिका है या कुछ पार्ट है जो एलिमेंट्री कैनाल में है उसको पूरे को निगल लेना। अब हम लेते हैं इसमें हैबिटाट क्या बताया, इसमें मनुष्य की बड़ी आंत्र में पाया जाता है। ये दो प्रकार से रहता है, एक तो फ्री लिविंग इन इंटेस्टाइनल कैविटी, दूसरा इन इंटेस्टाइनल वॉल। जब तक ये इंटेस्टाइनल कैविटी में फ्री लिविंग है, स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, तो ये वहाँ पर अपना भोजन किसको लेगा, वहाँ पाए जाने वाले जो जीवाणु हैं उनका भक्षण करता है। इस तरह से ये होस्ट को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाएगा, जीवाणु का भक्षण करके अपना काम चला लेगा। लेकिन जब ये इंटेस्टाइन की दीवार में यानी म्यूकस वाली लेयर या सब म्यूकस वाली लेयर में रहता है, ऐसे टाइम पर ये जो श्लेष्मा की कोशिकाएं हैं और लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनका भक्षण करता है। इनका भक्षण करने से श्लेष्मा जो है दीवार, उसमें जो श्लेष्मा है वो नष्ट हो जाता है। नष्ट होने से वहाँ पर जो है आंत्र खून के वहाँ क्या होगा, आंत्र उसकी जो लेयर है वो नष्ट हो जाएगी, जिससे खून के पेचेस उत्पन्न होते हैं। तो ये ज़्यादा नुकसान वाला है। इंटेस्टाइनल वॉल में जब ये पाया जाता है तो ये इंटेस्टाइनल वॉल में अल्सर उत्पन्न कर देता है, घाव उत्पन्न कर देता है।
ये फुंसियाँ परजीवी द्वारा स्रावित, परजीवी एक विशेष प्रकार का केमिकल सिक्रीट करता है जिससे जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हैं, टिश्यू जो है वो घुलने की क्षमता है उस केमिकल में, इसलिए इसका नाम है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, क्योंकि ये जो उसके सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको डैमेज करने वाला केमिकल जो है ये सिक्रीट करता है। तो हिस्टोलिटिक सब्सटेंस के कारण ऐसा होता है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका इसके अतिरिक्त रक्त में अगर पहुंच जाए और वहां से होता हुआ लीवर में या लंग्स में या रिप्रोडक्टिव पार्ट में या ब्रेन में अगर चला जाए तो वहां पर भी फोड़े उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा हानिकारक होता है। यानी जब तक ये एलिमेंट्री कैनाल में है तो वहाँ अल्सर हुआ, दस्त लगे, खून के दस्त लगे, ठीक है, लेकिन अगर ये ब्लड के साथ में लीवर, लंग्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट या ब्रेन में अगर पहुंच जाता है तो ज़्यादा जटिलताएं उत्पन्न करता है। तो ये हो गया अति लघुतरात्मक प्रश्न। अब हम लेते हैं लघुतरात्मक प्रश्न। युगलिना में गमन दो प्रकार का बताया था, फ्लैजिलर मूवमेंट और युगलिनॉइड मूवमेंट। वहाँ जब शॉर्ट में पूछा है, हम इसको शॉर्ट में बताना है कि फ्री स्विमिंग होते हैं तब फ्लैजिलर मूवमेंट करते हैं, और जब सतह पर चलते हैं तो रेंग कर चलते हैं तो जो है ये किसकी सहायता से, पेलिकल जिसमें कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर होता है उसकी सहायता से ये मूवमेंट करता है। लेकिन जब शॉर्ट में बोला है तो हम इसे थोड़ा सा बड़ा करके बताएंगे। फ्लैजिलर मूवमेंट, युगलिना जल में मुक्त रूप में एक लंबे लोकोमोटरी फ्लैजिला की सहायता से तैरता है। तैरते समय कशाब में क्या उत्पन्न होगा, तरंगित गतियां उत्पन्न होंगी जो द्रक बिंदु की ओर, पीछे की ओर द्रक बिंदु की ओर होता है। मतलब जब मूवमेंट करते टाइम पर ये किस तरफ होगा, ये पीछे की तरफ रहेगा, इसका जो पोजीशन है। आधार के से सिरे तक सर्पिल तरंगे चलती हैं। ये जैसे पहले बताया था, ये बेस वाला भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सर्पिल तरंगे चलेंगी। औसत प्रति, ये जो फ्लैजिला है औसत प्रति सेकंड 12 बार स्पंदन करता है, और कशाब की स्पंदन क्रिया से जल को पीछे की तरफ धक्का मिलता है जिससे एनिमल का शरीर आगे की तरफ बढ़ता है। प्रत्येक स्पंदन द्वारा शरीर आगे की तरफ बढ़ने के साथ साथ में थोड़ा सा पार्श्व यानी एक साइड में भी गति करेगा। इस प्रकार जब लगातार एक के बाद दूसरा स्पंदन होता है तो युगलिना एक सर्पिल मार्ग की तरफ यानी वृत्त चक्र लगाते हुए आगे बढ़ता है। केवल सर्पिल गति ही नहीं करता बल्कि अपने अक्ष पर भी चक्रण करता है। तो इस तरह से ये जो आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, हमें ये डायग्राम बनाना है। एक नॉर्मल लाइन खींच दें, उसके बाद में पहले हम लाइन बना दें, ऐसी लाइन बना दें। अब हम यहाँ पर जो है अपने ये युगलिना बना दें, और हर बार हम ध्यान रखें कि फ्लैजिला की डायरेक्शन किस तरफ होगी, जिस तरफ द्रक बिंदु होगी, जिस तरफ क्या होगी, द्रक बिंदु। और हम और ज़्यादा आसानी से है, देखो आप जो एक्सेस है उससे ऑपोजिट साइड में फ्लैजिला है, ये एक्सेस है, इसके ऑपोजिट साइड में फ्लैजिला, एक्सेस आ गया, ऑपोजिट साइड में फ्लैजिला। तो द्रक बिंदु से विपरीत दिशा, द्रक बिंदु की तरफ जो है इसका मूवमेंट होता है। तो हर बार मूवमेंट के टाइम पर केवल सीधा ही मूवमेंट नहीं करता ये, बल्कि एक दिशा में पार्श्व में मूवमेंट करता है और अपने अक्ष पर भी घूमता हुआ चलता है। ठीक है, अब हम लेते हैं दूसरा जो मूवमेंट है इसका, युगलिनॉइड मूवमेंट, जो किसकी सहायता से होगा और कब होगा, जब ये किसी सतह पर होता है तब ये रैंग कर चलता है। तो ये क्रमी तुल्य परिसर्पण यानी छटपटाने की गति या रिगलिंग की गति करता है। जब ये किसी सतह पर चलता है तो वो होती है इसमें पेलिकल की सहायता से। पेलिकल में पर्याप्त लचीलापन होता है, और लचीलापन होता है प्रत्येक क्रमाकुंचन लहर के अंतर्गत शरीर आगे से पीछे की ओर क्रमशः छोटा व चौड़ा होता जाता है। यहाँ आप देखें, इसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। ये नॉर्मल हो गया, उसके बाद पहले ये आगे की तरफ मोटा होगा, फिर ये बीच की तरफ मोटा होगा और नीचे की तरफ मोटा होगा, फिर और नीचे, फिर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन ले लेगा। यानी आगे से पीछे की तरफ, पहले यहाँ, फिर यहाँ मोटा हो गया, फिर और नीचे मोटा हो गया, फिर ये पूरा मोटा हो गया और फिर ये नॉर्मल। तो इस तरह से हम ये डायग्राम जरूर बनाएं, क्योंकि हम डायग्राम बनाते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं और हम अच्छी तरह से अपने कंसेप्ट को समझा पाते हैं। तो आगे से पीछे की ओर क्रमतः छोटा व चौड़ा होता जाता है। युगलिना तथा कुछ अन्य प्रोटोजोआ के मिलने वाली यह विशिष्ट गति क्या कहलाती है, युगलिनॉइड मूवमेंट या मेटाबॉलिक मूवमेंट या मेटाबॉली भी इसको कहते हैं। तो ये हो गए दोनों प्रकार के डायग्राम,
जो आपको बनाने हैं। अगर आपके शॉर्ट में आता है आप पहले डायग्राम बनाएं फिर एक्सप्लेन करें, ठीक है। फिर आता है पैरामीशियम में परासरण नियमन, जो हमने पढ़ा था ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन वो था यूग्लिना का, ये है पैरामीशियम का। तो पैरामीशियम में हमें पैरामीशियम बना करके इसमें दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती हैं, एक आगे की तरफ यहाँ पर और एक पीछे की तरफ यहाँ पर। दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें होती हैं। तो पहले हम जो है इसका डायग्राम ही बनाएंगे। पहले हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का। ये पैरामीशियम ट्राइपेनोसोमा, ये हम डायग्राम बनाएंगे पहले, ठीक है, इस तरह से। तो हमने पैरामीशियम का डायग्राम बना दिया, दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, एक आगे की तरफ है एक पीछे की तरफ है, ठीक है। तो पहले हमने डायग्राम जरूर बनाए। अब यहाँ दिख रहा है कि पानी अंदर आ रहा है, पानी अंदर आ रहा है, पानी से संबंधित रखे हम इसको। तो यहाँ पर ये इसमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोलिक और रेडियल कैनाल इन डायस्टॉल, ये सेंटर वाला पार्ट है इसका और ये रेडियल कैनाल्स हैं। इस तरह से फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें आप देखें ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये सिस्टॉल हो रहा है और ये जो बाहर की आ रही हैं ये डायस्टॉल हो रही हैं। अब यहाँ पर देखो वैक्यूल इन डायस्टॉल, ये सेंटर वाली वैक्यूल डायस्टॉल हो रही है और रेडियल जो है ये सिस्टॉल हो रही है। और यहाँ पर इस तरह से ये किनारे पर आकर के, ये पेलिकल के किनारे पर आकर के यहाँ पर ये वैक्यूल बर्स्ट हो जाती हैं, जिससे ये पानी बाहर निकल जाता है। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाएं पहले, उसके बाद हम इसका प्रोसेस लिखेंगे कि ये परमानेंट संरचना नहीं होती हैं, ये दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर्म होती हैं पैरामीशियम में एंडोऑस्मोसिस के कारण, जो निरंतर पानी अंदर आ रहा है। एंडोऑस्मोसिस के कारण जो निरंतर पानी अंदर प्रवेश कर रहा है इसके कारण भी। इसके अलावा खाद्य धान्यों में जो भोजन पच रहा है उसके टाइम पर जो जल रिलीज हो रहा है, वो जो जल रिलीज हो रहा है वो भी उसके अंदर आएगा कोशिका द्रव्य में। तो इससे कोशिका द्रव्य के अंदर जल की मात्रा बढ़ेगी। तो खाद्य पदार्थ के ऑक्सीकरण से भी जो जल उत्पन्न हो रहा है, ये सारा जो जल है ये शरीर में संचित होता रहता है और इससे क्या बनती है, इससे जो पैरामीशियम है ये फट सकता है। तो जल की इस मात्रा को संकुचनशील रिक्तिकाओं की सहायता से समय समय पर बाहर निकाला जाता है। इसमें दो रिक्तिकाएं बनती हैं, एक रिक्तिका एंटीरियर की साइड में बनती है, एक रिक्तिका पोस्टीरियर की साइड में बनती है। इन रिक्तिकाओं में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस कारण से होता है, इनमें पेशी तंतु उपस्थित होते हैं और इन पेशी तंतु की सहायता से ये जो रिक्तिकाएं हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। रिक्तिकाएं जब जल से पूर्ण भर जाती हैं तो प्रकुंचन और द्वारा पृष्ठ तल पर तनुत्वक पर स्थित एक छिद्र द्वारा, यानी पेलिकल के पास में एक छिद्र है, वहाँ पर आकर के जल को बाहर निकाल देती हैं। ऐसा माना जाता है कि अग्र संकुचनशील रिक्तिका अधिक जल को बाहर निकालती है, आगे वाली ज़्यादा जल को बाहर निकालती है कंपेयर टू पीछे वाली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब हम आते हैं पैरामीशियम में पाचन पर टिप्पणी। पैरामीशियम में पाचन में जो है हमें बताना है साइक्लिक मूवमेंट होगा। क्या होगा इसमें, साइक्लिक मूवमेंट। हमें ये डायग्राम बनाना है, पाचन में हमें ये डायग्राम बनाना है। डायग्राम आप जरूर बनाएं, जहाँ ज़रूरत तो आप डायग्राम पहले बनाएं फिर आप एक्सप्लेन करना शुरू करें। तो हमें केवल डाइजेशन पूछा है तो क्या डायग्राम बनाना है हमें, ये ओरल वाला पार्ट जरूर बताएं। ये ओरल ग्रूव है, ये जो है साइटोफेरिंक्स है, ये साइटोस्टोम है, ये फूड वैक्यूल बन गई। ये फूड वैक्यूल बनी, उसके बाद फूड वैक्यूल इस तरह से पूरा ये बनाते हुए सर्कल बनाते हुए, और पहले बड़ी है फिर छोटी 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 होते हुए यहाँ बिल्कुल छोटी होते हुए और ये बाहर निकल गई। ये जो बाहर निकली है ये वेस्ट पार्ट है, यानी जो भोजन पचने के बाद में जो कुछ भी नहीं रहा उसके अंदर वेस्टिजियल पार्ट है वो अब बाहर निकाल दिया जाता है साइटोफाइग से। तो एंटर कहाँ से किया, ये एंटर किए करेगा यहाँ पर बक्कल कैविटी में ओरल ग्रूव से। कहाँ से एंटर करेगा, ये ओरल ग्रूव है। ओरल ग्रूव से ये वेस्टिब्यूल में आया, वेस्टिब्यूल से ये साइटोस्टोम के द्वारा जो है ये इस कैविटी में आएगा साइटोफेरिंक्स में। साइटोफेरिंक्स से आने के बाद में यहाँ पर फूड वैक्यूल का निर्माण होगा।
फूड वैक्यूल का निर्माण होगा तो इसका जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोप्लाज्म जो है ये धीरे धीरे मूवमेंट करता है, एक साइक्लिक मूवमेंट करता है। तो साइक्लिक मूवमेंट करता है तो उसके साथ साथ में ये फूड वैक्यूल भी मूव कर रहा है धीरे धीरे। और अब जो इनके अंदर जो लाइसोसोम्स हैं वो एंजाइम छोड़ते हैं, पाचक एंजाइम। इन लाइसोसोम की सहायता से जो भोजन है उसका पाचन होगा। तीनों प्रकार के एंजाइम होते हैं, यानी प्रोटीन को पचाने वाले, वसा को पचाने वाले और ये फैट, लिपिड और प्रोटीन तीनों, कार्बोहाइड्रेट तीनों को पचाने वाले एंजाइम्स होते हैं। और वो भोजन को पचाते जाएंगे। पचित भोजन जो है ये बाहर अवशोषित होता जाएगा साइटोप्लाज्म के द्वारा, है ना। और अब जो इसमें रहेगा वो क्या रहेगा, अपचित भोजन। और साइकिल कंप्लीट करने के बाद में अपचित भोजन जो है उसे उसी साइड में यहाँ पर क्या है, एक छिद्र है जिसको कहेंगे साइटोफाइक। इस साइटोफाइक के द्वारा इसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमें जो शब्द इसके अंदर प्रयोग करने हैं वो आप यहाँ पर देखिए। इसमें साइक्लोसिस होता है। क्या होता है, साइक्लोसिस। प्रत्येक खाद्य धान्य के अंदर भोजन कणों के चारों ओर जल की एक पतली परत होती है। खाद्य धान्य में भोजन तो है ही है, चारों तरफ जल की पतली परत है। और इसमें पैरामीशियम में अंतर्द्रव्य यानी एंडोप्लाज्म जो है ये तीव्र और अनियमित गति नहीं करता है, बल्कि धीरे गति करता है, नियमित गति करता है। इस गति के साथ ही खाद्य धान्य भी निश्चित मार्ग में चक्कर लगाती है चारों तरफ, और इस प्रोसेस को कहेंगे साइक्लोसिस। भोजन से भली भांति संतृप्त पैरामीशियम, यानी जब उसने अपना खाना पीना पूरा खा लिया है, अब वो संतृप्त है, तो इसमें एंडोप्लाज्म में एक से अनेक धानियाँ निश्चित दिशा में भ्रमण करती हुई दिखाई दे जाती हैं। ये धानियाँ पहले पीछे की ओर, फिर जो है आगे की तरफ, और फिर मुख वाले भाग की तरफ मूवमेंट करते हुए अंततः साइटोफाइक में आ जाती हैं, और वहाँ से ये अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें भी जो भोजन का माध्यम है वो पहले क्या रहेगा, अम्लीय, और बाद में क्या हो जाएगा, क्षारीय। जैसे हमारे भी स्टमक के अंदर क्या रहता है, अम्लीय, और ड्यूडेनम में क्या हो जाता है, क्षारीय। और एंजाइम्स जो है वो लाइसोसोम्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तीनों प्रकार के एंजाइम, प्रोटीन को पचाने वाला प्रोटीएस, कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड को पचाने वाला लाइपेस नामक एंजाइम खाद्य धान्यों में पहुंचा दिया जाता है। और साइक्लोसिस के दौरान पचित भोजन जो है, पचे हुए भोजन जो ग्लाइकोजन और वसा गोलिकाएं कोशिका द्रव्य में विसर्जित हो जाती हैं। ये या तो कोशिका द्रव्य में संचित कर ली जाती हैं या जैविक क्रियाओं में और वृद्धि के रूप में काम में आ जाती हैं। अगर एक्सेस अमाउंट में है तो संचित हो जाएंगी, और अगर लिमिट अमाउंट में बढ़ रही हैं तो काम में आ जाएंगी। जैसे जैसे भोजन का पाचन और अवशोषण होता जाता है, खाद्य धान्य आकार में छोटी हो जाती हैं। अंत में शेष बचा हुआ अपच्य भाग कोशिका मुख के पीछे अधर तल पर एक निश्चित गुदा बिंदु होती है, जिसे एनल स्पॉट या साइटोफाइक कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमें ये डायग्राम बनाना है और इसके साइक्लोसिस के बारे में, लाइसोसोम के बारे में, और भोजन का माध्यम क्या है उसके बारे में ये सारा बताते हुए जो है साइटोफाइक से होते हुए अपच भोजन बाहर चला जाता है, इसके बारे में बताना है। जियार्डिया की पुट्टी पर टिप्पणी कीजिए। जियार्डिया कॉमन नेम क्या बताया था, आंत्र का ओल्ड ग्रैंड मैन। ठीक है, तो जियार्डिया में एक तो अपनी उसकी ओरिजिनल संरचना होती है और एक उसकी पुटी अवस्था होती है। तो इसकी जो पहचान होती है वो पुटी अवस्था, पहचान मतलब आइडेंटिफिकेशन, जो विष्टा है उसकी जांच की जाती है, और उसमें अगर पुटी आती है इसका मतलब उसमें जियार्डिया हो सकता है। ये है जियार्डिया की पुट्टी की संरचना। तो इसमें हमें क्या बताना है, ओवल शेप है, ये ओवल शेप हो गई। बाहर सिस्ट की वॉल है और अंदर 4 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4। चारों किस साइड में है, सेंटर वाले भाग में एक छड़ जैसी संरचना है जिसको एक्सोस्टाइल कहते हैं, और इसके एंटीरियर वाले भाग में दोनों साइड में 2 2 न्यूक्लियस हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है, रेसिड्यूल ऑफ फ्लैजिला एंड सक्कर डिस्क। ये फ्लैजिला, 4 फ्लैजिला होते हैं ना वैसे इसमें, तो ये 4 फ्लैजिला के रेसिड्यूल्स हैं, 4 जोड़ी फ्लैजिला हैं, तो उनके ये रेसिड्यूल्स हैं। और जो है ये डायग्राम हो गया जियार्डिया के सिस्ट का डायग्राम, जियार्डिया का सिस्ट। अब हमें लिखना क्या है इसमें, परपोषी की आंत्र में
परपोषिकी आंत्र में अम्लीय वातावरण बन जाने के परिणाम स्वरूप, यानी अम्लीय एसिडिक नेचर अगर होगा तो उस समय पुटी भवन का निर्माण होगा, तथा ट्रोफोजोइट एक पुटी में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अब ट्रोफोजोइट को भोजन नहीं मिल पा रहा है। अम्लीय वातावरण हो गया तो ट्रोफोजोइट एक पुटी में परिवर्तित हो जाता है। पूर्ण विकसित पुटी का आकार अंडाकार होता है, साइज 12 म्यू लंबी और 74 म्यू चौड़ी होती है। इसके भीतर अक्षदंड, जो बिल्कुल सेंटर में बताया था ना, ये अक्षदंड एक्सोस्टाइल विभाजन रेखा के रूप में काम कर रहा है। केंद्रक 4 होते हैं जो एक ही छोर में या दो तरफ, एक साइड भी 4 हो सकते हैं या दोनों साइड दो दो हो सकते हैं। कोशिका द्रव्य में कशाबों व चूसक डिस्क के अवशेष मिलते हैं, जो यहाँ बताए थे, ये 2 कशाब और चूसक अंग के जो है अवशेष दिखाई देते हैं। तो ये हो गया जियार्डिया की पुट्टी की संरचना। यहाँ भी आप पहले डायग्राम बनाएं, उसके बाद आप इसके बारे में लिखें, ठीक है। तो ये जियार्डिया की पुट्टी की संरचना हो गई। अब हम लेते हैं इसमें ये यहाँ तक हो गए हम। जियार्डिया पर सूक्ष्म टिप्पणी। तो जियार्डिया का पहले हम बताएंगे कि इसका कॉमन नेम क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन, आंत्र का ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है। ये डिप्लोमोनिडिड व कशाबिक परजीवी है, मनुष्य और अन्य जंतुओं की आंत्र में पाया जाता है, तभी इसको आंत्र का परजीवी कहेंगे। द्विपार्श्व समिति होती है, 10 से 18 म्यू लंबा होता है। प्रत्येक पार्श्व में 4 कशाब होते हैं, प्रत्येक पार्श्व में 4 कशाब होते हैं। सबसे आगे के कशाब और आधारिक कणिकाएं परस्पर जुड़ी रहती हैं। यहाँ भी अगर आप इसका पहले डायग्राम देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। जियार्डिया का डायग्राम हम लेते हैं, ये जियार्डिया का डायग्राम है। पुट्टी का डायग्राम आपने देखा, ये जियार्डिया का डायग्राम बनाना है। यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे ये जो है, जैसे वो साधु बाबाओं के निकले रहते हैं दाढ़ी वाड़ी, उस तरह से ये इसके कशाब हैं। तो इसमें यहाँ पर हम पहले लेते हैं इसके कशाब के बारे में ही ले लेते हैं। इस डायग्राम को मैं इनलार्ज कर दूं, यहाँ पर आप देखें, ये लगभग नाशपाती के आकार आपको बनानी है। सेंटर वाले भाग में ये जो पार्ट है, इसका सेंटर वाला भाग, ये एक्सोस्टाइल है। एक्सोस्टाइल में यहाँ पैराबेसल बॉडी और यहाँ से वेंट्रल फ्लैजिलम, एक जोड़ी वेंट्रल फ्लैजिलम, एक जोड़ी कॉडल फ्लैजिलम, एक जोड़ी एंटीरियोलेटरल आगे की तरफ और लेटरल साइड में फ्लैजिलम, एक जोड़ी पोस्टीरियो फ्लैजिलम। तो कितने जोड़ी हो गए, 4 जोड़ी, 4 जोड़ी यानी 8 फ्लैजिला। कितने हो गए, 8 फ्लैजिला। एक वेंट्रल में वेंट्रल फ्लैजिलम, एक कॉडल में कॉडल फ्लैजिलम जोड़ी, एक पोस्टीरियर साइड में, और एक एंटीरियोलेटरल, ठीक है। और ये सारे के सारे जो फ्लैजिला हैं ये लगभग यहाँ से एक उससे निकले हुए हैं, और ये है इसके 2 न्यूक्लियस, ये इसके क्या हैं, 2 न्यूक्लियस है दोनों साइड में, और यहाँ ये बेसल ग्रेन्यूल्स जहाँ से ये फ्लैजिला निकले हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियस है दोनों, न्यूक्लियस में अंदर क्या है, न्यूक्लियोलस है। और साइटोस्टोम, ये जो पार्ट है इसमें क्या है, साइटोस्टोम है। तो इस तरह से ये डायग्राम बनता है किसका, जियार्डिया का। अब हमने डायग्राम बना लिया है ना, तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लें, कशाबिक परजीवी है, मनुष्य की आंत्र में पाया जाता है, द्विपार्श्व सम्मित है, 10 से 18 म्यू लंबा है, नाशपाती के आकार है। प्रत्येक पार्श्व में 4 कशाब पाए जाते हैं। एक क्या हो गया, एंटीरियोलेटरल, और एक क्या था, पोस्टीरियोलेटरल। सबसे आगे के कशाबों की आधारी कणिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, यानी बेसल ग्रेन्यूल आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और एक जोड़ी स्पष्ट आशय केंद्रकों से भी जुड़ी रहती हैं,
जब दिखाए थे ना दो केंद्रक, एक जोड़ी केंद्रक यानी दो केंद्रक, तो उनसे भी ये एंटीरियोलेटरल और पोस्टीरियोलेटरल, एंटीरियोलेटरल अग्र पार्श्व, पोस्टीरियोलेटरल पश्च पार्श्व, जो फ्लैजिला के जोड़े हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। एक सेंटर में एक क्या है, एक्सोस्टाइल है, एक अक्षदंड है जो अनुदैर्ध्य अक्ष का निर्माण कर रही है, ये लॉन्गिट्यूडिनल अक्ष। एक पैराबेसल काय है, पैराबेसल बॉडी है जो साफ दिखाई दे रही है। जनन क्रिया मानव की आंत्र में और कौन से तरीके से होगा, अनुदैर्ध्य विखंडन के द्वारा होती है। इनका संक्रमण एक केंद्रित पुट्टिकाओं द्वारा होता है, जो भी पुट्टिका दिखाई थी, ठीक है, तो उनके द्वारा होगा, जो रोगी के मल के साथ में बाहर त्याग दी जाती हैं और प्रदूषित भोजन और जल द्वारा अन्य मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न कर देती हैं। यानी इनके लिए भी किसी वाहक की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो जो इसकी जो सिस्ट फॉर्म जो बाहर आया है विष्टा के साथ में, वो भोजन के साथ में या पानी के साथ में या किसी भी तरह से व्यक्ति इसको पी ले या खा ले, भोजन के साथ में चला जाए तो इस तरह से वो संक्रमित हो जाता है। तो ये हो गया जियार्डिया। पैरामीशियम की व्यवस्थित अवस्था ये आपको पहले बता ही दिया था, वापस देख लेते हैं हम। प्रोटोजोआ, सीलियोफोरा क्योंकि सीलिया है, सुपर क्लास सीलिएटा, सब क्लास होलोट्राइका यानी कि सारे के सारे सीलिया लगभग एक ही साइज के हैं, होलोट्राइकिया। हाइमेनोस्टोमेटिटा, स्टोमा मतलब होता है माउथ, तो हाइमेनोस्टोमेटिटा मतलब क्या होता है, इसका जो माउथ पार्ट है, ओरल ग्रूव खांच है, वो कहाँ पर है, लेटरल साइड में। हम ये पैरामीशियम बनाते हैं तो ये ओरल खांच है ना, और यहाँ इसका ये माउथ पार्ट है, यानी लेटरल साइड में, लेट्रोवेंट्रल साइड में। हाइमेनोस्टोमिडिया, पेनिसुलिना, ये ऑर्डर पेनिसुलिना ना करें आप, हाइमेनोस्टोमिडिया तक चलें। फिर फैमिली आ जाती है पैरामेसिडी और जीनस है पैरामीशियम और है कॉर्डेटम। कॉर्डेटम मतलब है यहाँ पर ये जो कॉडल वाला पार्ट है, पुछ वाला भाग है, इसके जो सीलिया है ये लंबे इस तरह से गुच्छक, दाढ़ी बनाते हैं ना जैसे लंबी लंबी दाढ़ी हो जाती है उस तरह का, तो कॉर्डेटम। तो क्या हो जाएगा, प्रोटोजोआ सीलियोफोरा में सीलिएटा, होलोट्राइका यानी सभी एक ही साइज के हैं लगभग, हाइमेनोस्टोमेटिया बक्कल वाले पार्ट के, हाइमेनोस्टोमेटिया यानी लेट्रोवेंट्रल साइड में माउथ वाला पार्ट है, ओरल खांच वाला पार्ट है, और ये पेनिसुलिना ना करें। पैरामेसिडिया, पैरामीशियम, कॉर्डेटम। ये हो गया पैरामीशियम का जो है क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये पैरामीशियम का क्लासिफिकेशन। फीडिंग मैकेनिज्म हमने कर ही लिया था इसमें। अब हम लेते हैं इसमें ये फीडिंग मैकेनिज्म, यहाँ पर पैरामीशियम का फीडिंग मैकेनिज्म। यहाँ हमें डायग्राम बनाना है ये वाला, और फीडिंग मैकेनिज्म में हमें क्या बताना है, इसमें सिलियरी फीडर है, क्या है, सिलियरी फीडर और सेलेक्टिव सिलियरी फीडर। तो ये हमें इसका डायग्राम बनाना है। यहाँ ये ओरल ग्रूव वाला भाग खासतौर से हमें स्पष्ट बताना है, ये ओरल ग्रूव वाला पार्ट जो है इसका ये बताना है, ठीक है। तो हम इसका लेते हैं मास्ट ने 1947 में पैरामीशियम के अंदर ये जो फीडिंग मैकेनिज्म है ये बताया। तो इसमें पानी के साथ में जो सीलिया इसके मूवमेंट कर रहे हैं, बक्कल वाला जो पार्ट है उसके सीलिया जो है उसमें एक जटिल संरचना है, सीलिया की बक्कल वाले पार्ट में। तो वहाँ के जो सीलिया मूवमेंट कर रहे हैं उसके कारण जलधारा बनती है लगातार, और जलधारा जो है उसके साथ में छोटे छोटे कण आएंगे, और वो छोटे छोटे कण जो है उसमें से वो सिलेक्टिव यानी कि जो साइज़ में छोटे होंगे उनको तो ये अंदर आने देगा, और जो साइड में बड़े होंगे उनको ये रिजेक्शन पाथ के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो सिलेक्टिव फीडर शब्द डालना है हमें।
और जो पक्षमाभी क्रिया होती है उससे वो आगे बढ़ते हैं, और इसमें से जो छोटे कण होते हैं वो तो सिलेक्टिव पास से होते हुए अंदर माउथ में एंटर कर जाएंगे, साइटोस्टोम के द्वारा साइटोफेरिंक्स से होते हुए फूड वैक्यूल का निर्माण कर लेंगे। लेकिन जो बड़े होते हैं उनको अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो रिजेक्शन पाथ के द्वारा वो बाहर निकाल दिए जाते हैं, वो रिजेक्शन पाथ के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट भाग रहा है आज, यहाँ से हम ले रिजेक्शन पाथ के द्वारा बाहर निकल दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये सिलियरी फीडर है। और फिल्टर फीडिंग, फिल्टर हो गया ना, बड़े कणों को बाहर निकाल दिया, छोटे कण जो है उनको स्वीकार कर लिया। मुख गुहिका के पक्षमाभों में स्पंदन चयन क्रिया होने से भोजन कणों को कोशिका मुख से कोशिका ग्रसनी में भेजती है। साइटोस्टोम से साइटोफेरिंक्स में भोजन धीरे धीरे कोशिका फेरिंक्स से तली में आते हुए आशय में इकट्ठा होने लगता है, जो बाद में एक छोटी फूड वैक्यूल यानी खाद्य धानी बनकर वहाँ से पृथक हो जाता है। खाद्य धानी बनने के बाद 1 से 5 मिनट के अंदर ही दूसरी खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है। खाद्य धानियों का बनना भोजन की आपूर्ति और अशन की दर पर निर्भर करता है कि कितना भोजन मिला है। ये डायग्राम हमें बनाना है, तो इसमें हम ये सिलेक्शन पाथ, रिजेक्शन पाथ, ये सारा हम इसमें डायग्राम में बताएंगे। ये रिजेक्शन पाथ है, रिजेक्ट कर दिया, ये सिलेक्शन पाथ है, अंदर आ रहा है, और यहाँ पर ये साइटोस्टोम है, फिर साइटोफेरिंक्स है, और इस तरह से ये फूड वैक्यूल का निर्माण होगा। तो ये हमने बना दिया इसका। अब इसका डायग्राम आता है मुख्य पक्षमाभ विन्यास। ये डायग्राम मुख पर, जो मुख में वाले पार्ट में जो पक्षमाभ विन्यास है, तो उसमें ये पार्ट कौन सा हो गया, साइटोस्टोम का। साइटोस्टोम के बाद में ये वाला पार्ट कौन सा है, उसका है साइटोफेरिंक्स वाला भाग। और यहाँ इसके ऑपोजिट वाले भाग में यहाँ पर क्या है, साइटोफाइल। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, नर्व कंट्रोल, न्यूरोमोटर, पोस्टीरियर न्यूरोमोटर शीट, और ये है पेनिक्यूलस। तो ये तो हमें डायग्राम बनाना है। अब हमें लिखना क्या है इसमें जो सीलिया है उसका स्पेशल अरेंजमेंट पाया जाता है। सीलिया का क्या पाया जाता है, स्पेशल अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। इसमें जो राइट साइड है, कौन सी साइड, राइट साइड में एंडोरल मेम्ब्रेन बनती है। एंडोरल यानी ओरल मतलब माउथ, माउथ के अंदर की साइड में जो सीलिया है उसका एक बैंड बनता है, और उस बैंड को क्या कहेंगे, एंडोरल मेम्ब्रेन। मुख गुहा में प्रवेश मार्ग की सुरक्षा करती है, यानी मुख गुहा के अंदर जो भोजन आ रहा है, तो उस जो प्रवेश मार्ग है जहाँ से भोजन एंटर आना है, उसकी सुरक्षा का दायित्व होता है एंडोरल मेम्ब्रेन पर। ठीक है, यह है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में इसमें 3 रोज बनती हैं सिलियरी बैंड की, 3 रोज बनती हैं। 2 तो होंगी पेनिकुलस, एक डॉर्सल पेनिकुलस पृष्ठ सतह पर, एक वेंट्रल पेनिकुलस अधर सतह पर, और एक है क्वाड्रुलस। ये जो डॉर्सल, वेंट्रल, पेनिकुलस और क्वाड्रुलस जो है, ये भोजन मार्ग का नियंत्रण करते हैं, यानी जिस रास्ते से भोजन को जाना है उस मार्ग का नियंत्रण करेंगे। तो ये डॉर्सल पेनिकुलस, वेंट्रल पेनिकुलस और क्वाड्रुलस तो हैं कहाँ पर, लेफ्ट साइड में। 3 रो हैं सिलियरी बैंड की। जबकि राइट साइड में क्या है, एंडोरल मेम्ब्रेन। एंडोरल मेम्ब्रेन क्या करती है, मुख गुहा प्रवेश मार्ग की सुरक्षा करती है। तो इस तरह से ये है इसका डायग्राम, पैरामीशियम में मुख्य पक्षमाभ व्यास का डायग्राम। ठीक है, अब हम लेते हैं ये ट्राइपेनोसोमा की पॉलीमॉर्फिज्म। या हमेशा आप याद रखें, जब भी ट्राइपेनोसोमा आता है तो सोना याद रखें, कितनी भी कोशिश कर लो नींद आएगी। अफ्रीकी निद्रा रोग, और वाहक क्या है, सेट्सी फ्लाई। ये आप अपने दिमाग में याद रखें। अब ट्राइपेनोसोमा यानी इसमें इसका पॉलीमॉर्फिज्म में यहाँ आप देखें, पहले हम डायग्राम लें। ये 4 प्रकार की संरचना होती है, 4 प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, अब 4 प्रकार की संरचना में जो अंतर है, पहली जो संरचना है इसमें आप देखें फ्लैजिला दिख नहीं रहा है बाहर, अंदर ही है, एक छोटा सा फ्लैजिला है जो अंदर ही है, यहाँ से यहाँ तक ओवल शेप, ये लगभग गोल शेप का है। सेंटर में न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर यहाँ बेसल ग्रेन्यूल है। तो ब्लीफेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट जो उसको मूवमेंट देगा, और ब्लीफेरोप्लास्ट,
और ये छोटा सा फ्लैजिला जो अंदर है। तो ये इसकी कौन सी अवस्था कहलाती है? ये अवस्था है जिसके अंदर क्या नहीं होता है, इसमें फ्लैजिला बाहर नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये एक अवस्था हो गई इसकी। और इस अवस्था को क्या कहेंगे? ए मैस्टिगोट। मैस्टी मतलब फ्लैजिला, ए मैस्टिगोट मतलब जिसमें फ्लैजिला नहीं है, या हम इसका दूसरा नाम लिखेंगे लिशमेनियल। लिशमेनियस से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो लिशमेनियल ना रखो, क्या रखेंगे हम? ए मैस्टिगेट, जिसमें मैस्टिगेट यानी फ्लैजिला बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा है प्रोमेस्टिगेट। प्रोमेस्टिगेट में आप देखो ये इलोंगेट हो गया, इलोंगेट हो गया, और एंटीरियर वाले भाग में यहाँ पर काइनेटोप्लास्ट है, इसके पास में ब्लिफेरोप्लास्ट है और छोटा सा फ्री फ्लैजिला है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है? प्रोमेस्टिगेट। तीसरी अवस्था देखो आप, इसमें ये थोड़ा सा शॉर्ट हुआ है, ओवल शेप का हो गया है ना, और इसमें न्यूक्लियस सेंटर में ही है, और न्यूक्लियस के जस्ट पास में यहाँ पर क्या है? काइनेटोप्लास्ट और ब्लिफेरोप्लास्ट है, और यहाँ से जो थोड़ी सी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन भी है। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन यानी कि जो पेलिकल वाला जो भाग है उससे थोड़ी सी लहरदार संरचना, और छोटा सा फ्लैजिला बाहर निकल रहा है। तो ये कौन सी अवस्था होती है? क्राइथीडियल अवस्था या इपीमेस्टिगेट, इपीमेस्टिगोट या क्राइथीडियल अवस्था। और चौथी जो है ये इसकी अवस्था है जो कौन सी कहलाएगी? ट्राइपेनोसोमिड अवस्था या ट्राइपेनोमेस्टिगेट अवस्था। ट्राइपेनोसोमा है ना, ट्राइपेनोसोमा, ट्राइपेनोसोमिड या ट्राइपोमेस्टिगेट। तो इसमें आप देखें, इसमें सेंटर में न्यूक्लियस है, पीछे की साइड में पोस्टीरियर साइड में काइनेटोप्लास्ट और ब्लिफेरोप्लास्ट है, और ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन बहुत लंबी है, और यहाँ आगे की तरफ से फ्लैजिला फ्री हो रहा है। तो इस तरह से जो ट्राइपेनोसोमा है इसकी मॉर्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फोलॉजी में कितने रूप हैं? 4 रूप। पहला रूप कौन सा है? जिसमें फ्लैजिला अंदर ही है, बिल्कुल छोटा सा है, बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। शेप कैसी है? गोल या अंडे के शेप की है, तो इसको क्या कहेंगे? ए मैस्टिगेट। दूसरी कौन सी है? जिसमें आगे की साइड में एंटीरियर वाले भाग में काइनेटोप्लास्ट, ब्लिफेरोप्लास्ट और वहीं पर ही छोटा सा फ्लैजिला है, उसको कहेंगे प्रोमेस्टिगेट। तीसरा कौन सा है? सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट पास में से क्या निकल रहा है? ये के जस्ट आगे जो है इसमें काइनेटोप्लास्ट है, और यहाँ से फ्लैजिला निकल रहा है, और इसमें अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन छोटी है और पुअर है। ठीक है, तो ये है क्राइथीडियल वाला पार्ट, क्राइथीडियल वाली संरचना। और चौथी है ट्राइपेनोसोमॉइड वाली संरचना, तो जिसके अंदर पीछे की साइड में है काइनेटोप्लास्ट और ब्लिफेरोप्लास्ट, और वहाँ से एक लंबा अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, और उसके बाद आगे से फ्लैजिला निकल रहा है। तो इस तरह से ये 4 प्रवस्थाएं हमें बतानी हैं। ये 4 प्रवस्थाएं, एमेस्टिगेट, दूसरा है प्रोमेस्टिगेट, तीसरा है क्राइथीडियल या एपीमेस्टिगेट, और चौथा है ट्राइपेनोसोमॉइड या ट्राइपेनोमेस्टिगेट अवस्था। अब हम लेते हैं पैरामीशियम का द्विविभाजन। पैरामीशियम का द्विविभाजन बहुत ही सिंपल है, बाइनरी फिजन होगा। क्या होगा? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस प्रकार का होगा? ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। यहाँ भी आपको ये डायग्राम बनाना है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और आपको लिखना क्या है इसके अंदर? आपको यहाँ लिखना है जिस समय इसमें बाइनरी फिजन होना है, यानी उस समय ये भोजन करना बंद कर देगा। तो भोजन करना बंद कर देगा तो ओरल ग्रूव वाला जो पार्ट है, यानी ये ओरल वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट डिसअपियर हो गया, यानी सबसे पहला काम क्या है? खाना खाना बंद कर दिया। खाना खाना बंद कर दिया तो ओरल वाले पार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो ओरल खांच और साइटोस्टोम और ये सब जो है ये एक बार के लिए विलुप्त हो जाता है। अब क्योंकि इसमें 2 केंद्रक हैं, दोनों केंद्रकों का हमें अलग अलग बताना है। पहले हम बताएंगे माइक्रोन्यूक्लियस। माइक्रोन्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस होगा। समसूत्री विभाजन के दौरान भी इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी रहेगी। और उसी के साथ साथ में इसमें जो मैक्रोन्यूक्लियस है इसके अंदर एमाइटोसिस होगा। एमाइटोसिस मतलब असूत्री विभाजन, यानी जो मैक्रोन्यूक्लियस है वो तो खाली लंबा, ऐसे लंबा हो जाएगा डंबल शेप का, और डंबल शेप होता है इस तरह की शेप, ये ऐसी, यानी लंबा हो गया, बीच में से संकरा हो गया।
फिर ये दो भागों में टूट जाएगा अंततः। एक भाग एक साइड में रह जाएगा, दूसरा भाग दूसरी साइड में रह जाएगा। लेकिन जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगी। तो टेलोफेज अवस्था में क्या हुआ, ये दो किनारों पर चला गया, दो किनारों पर चला गया, समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो दो केंद्रक बने, और अभी भी इनके बाहर मेम्ब्रेन है, बाद में ये यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। और जब न्यूक्लियस का विभाजन हो गया, माइक्रो न्यूक्लियस हो गया समसूत्री विभाजन के कारण, मैक्रो न्यूक्लियस हो गया डंबल शेप संकीर्णन के कारण, और उसके बाद में इसमें बाहर से खांच बनना शुरू होती है। ये खांच दिख रही है आपको, खांच बनना शुरू होती है, बाहर से खांच बन करके अंदर की तरफ आती है और इस तरह से एनिमल को दो भागों में बांट देती है। उसके बाद में इसमें दोनों में क्या फॉर्मेशन होगा, वापस को खाना खाएगा ना वापस से, तो वापस इसमें जो है ओरल वाला पार्ट डेवलप होगा दोनों में। तो इस तरह से एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बनते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के द्वारा। आगे वाले हिस्से से, एंटीरियर वाले हिस्से से जो नया पैरामीशियम बनता है उस पैरामीशियम को प्रोटर कहते हैं। पीछे वाले हिस्से से जो बनता है उसको ऑफिस्टी कहते हैं। एक बार का जो विभाजन है बाइनरी फिजन, उसमें 30 मिनट का टाइम लगता है और एक दिन में 2 से 3 बार जो है ये ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन द्वारा विभाजित हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमें क्या बताना है, ये अनुकूल परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थितियों में होता है। ये द्विविभाजन जो है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, भोजन करना बंद कर देता है, लघु केंद्रक वृद्धि करके जो है माइटोसिस होगा, तो मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अवस्था होगी। इस विभाजन के टाइम पर केंद्रक कला विलुप्त नहीं होगी। टेलोफेज के परिणाम स्वरूप ये जो अलग अलग होंगे, टेलोफेज के परिणाम स्वरूप लघु केंद्रक लंबे हो जाते हैं, इसके दोनों सिरों पर लघु केंद्रकों का निर्माण होता है। इसी समय गुरु केंद्रक की लंबाई बढ़ती है, मध्य में संकीर्णन होता है, असूत्री विभाजन द्वारा विभाजित करता है। अब दो मुख्य खांच बनना है, दोनों पुरानी संकुचनशील रिक्तिकाएं तो पहले विलुप्त हो गई थी, अब वापस बनने लग जाती हैं। शरीर के मध्य भाग में एक खांच बनती है, बाहर से अंदर की तरफ आती है, और इस तरह से एक पैरामीशियम से दो पैरामीशियम बन जाते हैं। आगे वाले हिस्से से जो पैरामीशियम बना प्रोटर कहलाएगा, पीछे वाले हिस्से से बनेगा ऑफिस्टी कहलाएगा। 30 मिनट का टाइम लगता है एक विभाजन में, और एक दिन में 2 से 3 बार विभाजन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये है इसका डायग्राम पैरामीशियम का। पैरामीशियम का डायग्राम बहुत ही ईजी है। चप्पल शेप बना दें, ओरल वाला पार्ट बना दें, एक मैक्रो न्यूक्लियस ये पार्ट बना दें, एक मैक्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस बना दें, 2 कंट्रेक्टाइल वैक्यूल बना दें। इसके अलावा बाहर की साइड में हमें क्या बनाना है, इस तरह से ये बाहर के सीलिया तो बनाने ही है, ये एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म में हम इस तरह से ट्रोफोजोइड्स दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, ट्रोफोजोइड्स दिखाएंगे। ये पेलिकल, सबसे बाहर की तरफ पेलिकल, ये इस तरह का डायग्राम बनाएंगे। ये देखा आप, पेलिकल बनाया हमने, ये पेलिकल है, एक्टोप्लाज्म है, एंडोप्लाज्म है, ट्रोफोजोइड्स हैं, 2 कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस है, एक मैक्रो न्यूक्लियस है। ये ओरल वाला पार्ट भी हम स्पेसिफाई करेंगे सबके नाम, ठीक है, और कुछ फूड ग्रेन्यूल्स हम इसमें बना देंगे। तो इस तरह से ये पैरामीशियम का डायग्राम हो गया। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंस ऑफ कॉन्जुगेशन में 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है रीज्वेनलाइजेशन, पुनर ये है हिंदी में पुनर्युवनन, यानी दोबारा से युवा होना। रीज्वेनलाइन मतलब दोबारा से युवा होना। ऐसा माना जाता है कि लगातार बाइनरी फिजन होता रहे तो धीरे धीरे बाइनरी फिजन लगातार होने के कारण जो है पैरामीशियम की शक्ति धीरे धीरे घटने लग जाती है। पैरामीशियम की शक्ति घटने से उसमें जो फिजियोलॉजिकल इफ़िशियंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, दक्षता है, वो कम होने लग जाती है। और ऐसी स्थिति में फिर ये जो है ये बाइनरी फिजन करना भी कम कर देगा और छोटा होता जाता है साइज़ में, अंततः मर भी सकता है। तो इसीलिए इस चीज़ ये मर ना जाए, जीर्ण हो करके नष्ट ना हो जाए, इससे बचने के लिए इसमें बीच बीच में कॉन्जुगेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन होने के कारण जो है इसमें पुनर्युवन एवं नष्ट होती क्षमता का
पुनर्संचारकर्ता प्रतीत होता है, कि दोबारा से जो है इसमें एक नई एनर्जी बन जाती है, एक नई क्षमता उत्पन्न हो जाती है। कई बार बाइनरी फिजन के बाद में जो कमज़ोर पड़ रहा है, ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में जो कमज़ोर पड़ रहा है, तो वो वापस से रिन्यू हो जाती है। लेकिन वुडरुफ नामक वैज्ञानिक और जैनिक नामक वैज्ञानिक जो हैं, ये इस विचारधारा के समर्थन नहीं है। वुडरुफ ने 36 ईयर्स तक, 36 ईयर बहुत होते हैं, 36 सालों तक पैरामीशियम का संवर्धन बनाए रखने में सफलता प्राप्त करी, जिसमें लाखों पीढ़ियाँ संयुग्मन की सहायता के बिना ही बनी। यानी जब 36 साल तक पैरामीशियम लगातार बिना कॉन्जुगेशन के बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई करने की क्षमता रख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये वो कहना चाह रहा है वुडरुफ की कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इतनी बार मल्टीप्लिकेशन बाइनरी फिजन करने के बाद में उसकी जो क्षमता है वो कम होती जा रही है और वो जीर्ण होगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन का जो है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वुडरुफ का कहना है। लेकिन हम जो है बताएंगे इसमें ये चीज़ कि रिजुवेनेशन यानी पुनर्युवन में सहायता होती है। दूसरा हम बताएंगे न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। हमने कॉन्जुगेशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मैक्रो न्यूक्लियस तो शुरू में ही ख़त्म हो जाता है और माइक्रो न्यूक्लियस है वो फिर अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर रहा है, और अंततः जो मैक्रो न्यूक्लियस का निर्माण हो रहा है वो भी माइक्रो न्यूक्लियस के परिणाम स्वरूप हो रहा है, और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो भी नए सिरे से बनेगा। तो इस तरह से दोनों ही केंद्रक जो है वो नए सिरे से बनते हैं। तो न्यूक्लियस का रीऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, जिससे क्या है, जिससे उपापचय क्रियाओं को तीव्रता करने के लिए नवीन उत्साह और जीवन शक्ति उसको मिलती है। अब हेरिडिटरी वेरिएशन, अगर नॉर्मल बाइनरी फिजन ही होता जाएगा तो हेरिडिटरी वेरिएशन तो आएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ कॉन्जुगेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका आदान प्रदान हो रहा है। तो आदान प्रदान हो रहा है मतलब एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का, तो एक्सचेंज हो रहा है मतलब हेरिडिटरी वेरिएशन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन जो पॉइंट हैं, ये पॉइंट हम याद रखें, फिर आप एक्सप्लेन भी याद रख सकते हो। रीजनलाइजेशन हो रहा है, न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है और हेरिडिटरी वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं ट्राइपेनोसोमा का जो इंटरमीडिएट होस्ट है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या है? सेट्सी फ्लाई। तो सेट्सी फ्लाई में जीवन चक्र इसका हमें बताना है ट्राइपेनोसोमा का। तो ट्राइपेनोसोमा का जीवन चक्र सेट्सी फ्लाई में बताने के लिए हम ये डायग्राम याद रखें, ये डायग्राम हम याद रखें। सेट्सी फ्लाई क्या है? खून चूसने वाली मक्खी है। तो ये जब किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति का खून चूसती है तो खून चूसेगी तो वहाँ से क्या होगा, वो सक कर लेती है संक्रामक अवस्था। वो संक्रामक अवस्था जो है वो सीधे खून चूसने के बाद में वो कहाँ पहुँच जाती है? मिडगट में पहुँच जाती है। तो मिडगट वाला जो भाग है वहाँ पर यह अवस्था पहुँच गई फर्स्ट। वहाँ आने के बाद में ये अपना भोजन करती है। भोजन करने के बाद में ये अपना जो फेज़ है वो इसका चेंज होता है। ठीक है, तो ये ठूंठ अवस्था में प्रवेश करती है मध्यांतर में, और वहाँ आने के बाद में ये मल्टीप्लाई करती है, और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो है ये सेट्सी मक्खी में मध्यांतर में परपोषी झिल्ली के भीतर अब इसका परिवर्तन होता है। ये जो मध्यांतर की झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर जो है ये मध्यांतर की जो झिल्ली है, इस झिल्ली के अंदर जो है ये मल्टीप्लाई करती है। ठीक है, कई बार अनुदैर्ध्य विखंडन होगा, लॉन्गिट्यूडनल फिजन, और इससे ये खूब सारी बन जाएंगी। इस समय परजीवी अपने लिए आवश्यक ऊर्जा पायरुविक अम्ल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण से प्राप्त करता है। उसके बाद ये जो है ये यहाँ से देखो फर्स्ट फेज़ हो गया। फर्स्ट फेज़ से सेकंड फेज़ ये कहाँ पर जाएगी? ये यहाँ से होते हुए मिडगट से होते हुए आएगी कहाँ पर? ये चली जाती है इसके सलाइवरी ग्लैंड में। ये यहाँ से होते हुए बक्कल कैविटी से होते हुए और ये चली जाती है सलाइवरी ग्लैंड में। कहाँ चली जाती है? ये सलाइवरी ग्लैंड में चली जाती है। ये सलाइवरी ग्लैंड में, थर्ड सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद में अब ये संक्रामक हो जाएगी। किसके लिए? जिसका इसको खून चूसना है। तो अब ये संक्रमित अवस्था है।
अब इस प्रकार की मक्खी जब किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चूसती है तो वहाँ से ये संक्रामक अवस्था जो है ये उसके ब्लड में छोड़ दी जाती है। तो इस तरह से हमें इसमें क्या बताना है, यहाँ से हम लेते हैं सेटसी फ्लाई का। जब सेटसी फ्लाई मक्खी संक्रमित मानव का रुधिर चूसती है तो रुधिर के साथ छोटे व ठूंठ सुदृश्य रूप, ये कौन से हैं, क्राइथिडियम वाले हैं, कौन से, क्राइथिडियम वाले, ये मक्खी के मध्यांतर में पहुंचते हैं। और मध्यांतर में पहुंचने के बाद में ये मक्खी के मध्यांतर में पहुंचते हैं। सेटसी मक्खी के मध्यांतर के परपोषी झिल्ली के भीतर अब इसका परिवर्धन होता है। परिवर्धन होगा यानी ये सूंठ दृश्य अपना आकार बदली करेंगे, लंबे और पतले रूप में परिवर्तित हो जाएंगे और वहाँ फिर इसमें अनुदैर्ध्य विखंडन होगा यानी मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या में ज़्यादा हो जाएंगे। इस समय परजीवी अपने लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वो कहाँ से ले रहा है, पायरुविक अम्ल के माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण से प्राप्त कर रहा है। फिर आता है ये मध्यांतर से लंबे व पतले जो रूप है वो 15 दिन के पश्चात में गिजार्ड से होते हुए पुरोजठर के अवकाशिका में आ जाते हैं और यहाँ से ये कहाँ चले जाते हैं, मुख गुहा, फिर हाइपोफेरिंक्स से होते हुए कहाँ आ जाते हैं, लार ग्रंथि में पहुँच जाते हैं और यहाँ पर ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अब अपने आकार की परिवर्तन करते हैं और यहाँ ये कन्वर्ट हो जाते हैं क्राइथिडियल प्रावस्था के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, जिसे एपीमेस्टिगोटा भी कहते हैं। एपीमेस्टिगोटा रूप आकार में कुछ छोटे होते हैं जो आपको पहले बताया था और इनका ब्लिफेरोप्लास्ट और काइनोप्लास्ट केंद्रक के जस्ट सामने स्थित होता है। लार ग्रंथियों में फिर ये फिर मल्टीप्लाई करते हैं, अंत में ये कन्वर्ट हो जाते हैं ट्राइपेनोमेस्टिगोटा के रूप में, यानी अब इसकी संक्रामक अवस्था है, जिसके पश्चात ये चक्रीय रूप से कहते हैं, जिसके मेटासाइक्लिक रूप कहते हैं। पश्चक्रिक रूप छोटे और कुछ मोटे ट्राइपेनोमेस्टिगेट अवस्था में होते हैं। पश्चक्रीय रूप संक्रमणकारी अवस्था होती है और अब जो है आगे का परिवर्धन किस में होगा, इसमें प्राथमिक परपोषी में होगा। तो सेटसी फ्लाई जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो लार के साथ ट्राइपेनोसोमा जो है वो उसके ब्लड में एंटर कर जाते हैं। सेटसी मक्खी के पश्च चक्रीय अवस्था बनने तक का पूर्ण चक्र लगभग कितना दिन लगता है, 20 दिन का टाइम लगता है। यानी जब सेटसी फ्लाई के अंदर इसकी ठूंठ अवस्था गई वहाँ से लेकर के मिडगट वाले भाग में जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो, और वहाँ से होकर के जो मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है वो, वहाँ से होते हुए गट से होते हुए वापस इसका सलाइवरी ग्लैंड तक आना, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इस पूरी प्रक्रिया में 20 दिन का समय लगता है। ट्राइपेनोसोमा की रोगजनकता, ट्राइपेनोसोमा की रोगजनकता में इसमें क्या हम बताएंगे, संक्रमित मक्खी के काटने व ट्राइपेनोसोमा के संरोपण करने के स्थान पर खुजली होगी, बेचैनी होगी, शीघ्र ही दर्द भरा ये गांठें सी बन जाती हैं। ट्राइपेनोसोमा मनुष्य के रुधिर में संक्रमण के साथ ही, यानी ब्लड में तो संक्रमण करेगा ही करेगा, लसिका ग्रंथि में भी संक्रमण कर सकता है। अंत में जब और ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा तब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करेगा। जब ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में प्रवेश करेगा तब अनिद्रा रोग होगा। उससे पहले तो क्या होगा, लगातार बुखार होना, सिर में दर्द होना, लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाना, और जब ये मस्तिष्क में या प्रमस्तिष्क मेरुदंड में पहुंच जाता है तब निद्रा रोग उत्पन्न करता है। तो इसके लक्षण क्या होंगे, रिकरेंट फीवर यानी बार बार बुखार आना, सिर में दर्द होना, अत्यधिक दुर्बलता, रक्तहीनता, रोगी नियमित अंतराल में सोना शुरू करता है, अंत में बेहोश हो जाता है और अचेत अवस्था में अंततः उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया इसका ट्राइपेनोसोमा का सेटसी फ्लाई के अंदर ये और रोगजनकता। तो इस तरह से हमारे ये जो प्रश्न हैं ये इसके साथ में ही ख़त्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।